सो फैमिली बाय चॉइस पार्ट 14 की स्टार्टिंग में यहाँ दिखाया जाता है कि जब यहाँ साना ना दाल को बस स्टैंड की ओर छोड़ने जा रहा था तो इसी दौरान यहाँ पे दाल उससे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। या साना फिर उसे डायरेक्टली कह देता है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती बल्कि तुम ना हेजुन को पसंद करती हो, ये तो हमें साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन तुम ना अभी उसे बता सकती थी अपनी मन की बात क्योंकि अभी ना काफी ज्यादा अच्छा टाइम था, लेकिन तुमने तो उसे कुछ बताया ही नहीं अपने फीलिंग्स के बारे में। लेकिन यह दाल उससे कह रही थी कि अगर मैं ये बात उसे बता देती कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ तो हमारा जो करंट रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता, इसलिए ना मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है इस बात का। फिर वही कुछ देर बाद ना यहाँ पे दाल तो बस में बैठ के वहां से चली गई थी, लेकिन कुछ देर बाद ना वहाँ साना को उसकी मॉम का कॉल आता है जो कि यहाँ पे कॉल उठा के ना काफी जोर से उन्हें डांटते हुए कह रहा था कि मैंने कितनी बार आपसे मना किया है कि मुझे कॉल मत कीजिए, लेकिन फोन पे ना असल में उसकी मॉम नहीं बल्कि सोई थी। लेकिन फिर ना साना की मॉम सोई से फोन लेके उससे कह रहे थे कि मैंने उसे समझाया कि तुमने ना किसी और को समझ के उसे डांट दिया, लेकिन फिर भी ना वो काफी ज्यादा रो रही थी और मैंने ना उसे जैसे तैसे समझा बुझा के सुला दिया। लेकिन यार साना उनसे कह रहा था कि आप मुझसे बात करने के लिए ना सोई का इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन यार उसकी मॉम तो फिर भी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे कह रहे थे कि मैंने तुमसे ये जानने के लिए फोन किया है कि तुम्हारा एग्जाम कैसे गया, तुमने अपनी यूनिवर्सिटी चूज कर ली है क्या, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो। लेकिन यार साना कह रहा था कि नहीं मैंने अब तक यूनिवर्सिटी तो चूज नहीं की, लेकिन मैं ना यही रहना चाहता हूँ, यही कि किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा और सियोल कभी नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे यही रुकना है। तो यार ये बात सुन के उसके मॉम तो कह रहे थे कि क्या अब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी उसी कंट्री साइड में बितानी है क्या, तुम इसी चीज के लिए इतनी सालों से मेहनत कर रहे थे। तो यार साना भी कह रहा था कि हाँ मैंने इसी वजह से यहाँ रहने का फैसला किया है। लेकिन ये बात सुन के यहाँ पे साना की मॉम तो उससे ये कह देती है कि क्या तुम मुझसे उसी वक्त मिलने आओगी जब मैं अपनी डेथ बेड पे होंगी। ये सब कहकर ना वो तो यहाँ पे फोन काट देती है। तो वही जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे स्कूल में दिखाया जाता है, यहाँ पे उसके टीचर ना उससे बात करते हुए उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारे मार्क्स काफी ज्यादा अच्छे है, इसलिए तुम्हें ना सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी ही जाना चाहिए क्योंकि तुम ना वहाँ के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। लेकिन वही यहाँ पे हमेशा की तरह साना ये बात कह देता है उनसे कि नहीं मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, मैं यही कि किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा क्योंकि मैं अपने घर के पास रहना चाहता हूँ। और वही सीन शूट होकर जब हमें हेजुन पे दिखाया जाता है जो कि वो भी ना अपने प्रोफेसर से बात कर रहा था और यहाँ उसके प्रोफेसर भी ना उसे यही सजेस्ट कर रहे थे कि तुम्हें ना सियोल की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए जहाँ के तुम्हें ना किसी बड़ी टीम के साथ बास्केटबॉल खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन वही यहाँ पे हेजुन भी ना उन्हें मना कर देता है, कह रहा था कि नहीं मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, मैं भी ना अपने ही घर के आसपास किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगा क्योंकि मुझे भी यही रहना है। तो फिर वही टाइम स्किप करके हमें सीधे ही उसी दिन दिखाया जाता है जहाँ की इनका ना बास्केटबॉल मैच होने वाला था और यहाँ पे पूरा ही स्कूल ना उनका बास्केटबॉल मैच देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, सभी लोग ना उनका मैच देखने के लिए जा रहे थे और साथ ही में ना वहाँ पे हेजुन के फादर भी आए हुए थे और जैसे ही यहाँ पे साना ना उसके फादर को देखता है लेकिन उसे यहाँ लग रहा था कि शायद वो कोई और होगा, इसलिए ना वो यहाँ पे इस बात को इग्नोर करके ना अंदर चला गया था। लेकिन वही इधर जब दूसरी टीम को दिखाया जाता है जो कि ना यहाँ पे काफी ज्यादा और कॉन्फिडेंस लग रही थी और वही यहाँ पे हेजुन ना अपनी टीम से बात करते हुए कह रहा था कि हमारी बस यही प्रायोरिटी होगी कि हमें कहीं चोट ना लगे इसलिए सेफ खेलना। लेकिन वही थोड़ी देर बाद जब गेम शुरू होने वाला था तो ऑपोजिट टीम का मेंबर ना यहाँ हेजुन को आके टीज करने लग जाता है, कह रहा था कि लगता है तुम्हारे फादर का बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा क्योंकि जो शूज तुम पहने हुए हो ना वो शूज तो स्टोर पे सेल पे लगे हुए थे, इसलिए वो कह रहा था कि तुम फिक्र मत करना, हम तुम्हारे साथ बास्केटबॉल खेलने का चार्ज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यही बात सुन के यहाँ पे हेजुन के अंदर जीतने का जज्बा तो और भी ज्यादा बढ़ चुका था और वो ना अपनी टीम के पास जाके कहता है कि हमें ना ये मैच किसी भी हालत में जीतना ही होगा कुछ भी करके। तो फिर यहाँ पे मैच स्टार्ट हो जाता है और यहाँ ये दोनों ही टीम ना काफी ज्यादा अच्छा खेल रही थी, लेकिन वही ना कुछ देर बाद हेजुन की टीम तो असल में जीतने लग जाती है, वो ना दूसरी टीम से काफी ज्यादा अच्छा खेलने लग गई थी और अब यहाँ पे आखिर में ना हेजुन एक बहुत ही अच्छा सा गोल करके ना उसकी टीम को वो जिता भी देता है, जहाँ की ये सभी लोग ना फिर काफी ज्यादा खुश लग रहे थे जीतने के बाद। तो यार मैच खत्म होने के बाद जब हेजुन के फादर ने वहाँ से जाने लगते हैं तो उसे जाते हुए ना फिर से यहाँ पे साना ने देख लिया था और उसे यहाँ इस बार यकीन हो चुका था कि वो ना उसके बर्थ फादर ही है, इसलिए वो ना उसके पीछे चला गया था उससे बात करने के लिए। यहाँ साना उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो आदमी तो उससे बिना कुछ बात किए वहाँ से चला गया था, इसलिए वो साना ना फिर से अंदर जाके हेजुन को ये सारी बात बता देता है कि तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड ने यहाँ आए थे और हो सकता है कि वो ना अब रेस्टोरेंट जाए जॉन के फादर से मिलने के लिए। ये सब बातें सुन के ना यहाँ पे हेजुन तो सीधे भाग के ना सीधे रेस्टोरेंट की ओर जाने लगता है और वही सीन शिफ्ट होकर जब हमें पे जॉन के फादर को ही दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ना जॉन से ही बातें कर रहे थे और यहाँ जॉन उसे बता रही थी कि हेजुन ने बास्केटबॉल मैच जीत चुका है, इस वजह से ना यहाँ पे दोनों ही भी काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और वो यहाँ पे फिर कॉल करके जब रेस्टोरेंट की ओर जा ही रहे थे कि यहाँ पे रेस्टोरेंट के बाहर ही ना यहाँ हेजुन के डैड उसे मिल जाते हैं और फिर ना यहाँ पे वो ना उन्हें अंदर ले जाके बैठा देते हैं बात करने के लिए। यहाँ हेजुन के डैड ना जॉन के डैड से कह रहे थे कि तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं कि हेजुन काफी ज्यादा अच्छा बास्केटबॉल खेलता है, अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं ना उसे पहले ही किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट में भेज देता बास्केटबॉल खेलने के लिए, अगर मेरी जगह तुमने ये सब करने की कोशिश की होती ना तो वो आज ना काफी बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर होता। और साथ ही में ना वो यहाँ पे जॉन के फादर को काफी सारी यूनिवर्सिटी के बास्केटबॉल टीम के पैम्पलेट्स दिखा रहे थे और कह रहे थे कि अगर यहाँ हेजुन जाएगा ना तो उसे इन सब टीमों के साथ खेलने का मौका मिलेगा और वो ना अपने करियर में और भी आगे बढ़ सकता है। अगर तुम हेजुन के लिए ये सब नहीं कर सकते तुम मुझे बता दो, मुझे उसको ले जाने दो, मैं उसे ना काफी ज्यादा अच्छे से रखूंगा। तुम्हारे पास पैसे नहीं है इस वजह से ना तुम ना उसके फ्यूचर के आगे आड़े आ रहे हो, मैं उसके लिए ना काफी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन उसी वक्त ना यहाँ पे साना के डैड आ गए थे और वो ना यहाँ पे उससे मैं उसके कॉलर पकड़ लेते और उससे कह रहे थे कि तुम्हारे यहाँ दोबारा आने की हिम्मत कैसे हुई, कह रहे थे
कि तुम्हें पता भी है हेजुन के डैड ना एक्स्ट्रा ओवर टाइम करते हैं ताकि वो ना तुम्हारे बेटे की फीस भर सके, जिससे कि तुम ना पैदा होने से पहले ही छोड़ के चले गए थे, तो तुम्हारा क्या हक बनता है उस पे। और वही यहाँ पे जुआन के डैड भी ना हेजुन के फादर से कह रहे थे कि अगर हेजुन को यूएसए भेजना भी होगा ना तो मैं उसे अपने पैसे से भेजूंगा, अपने तरीके से, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है और आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन यहाँ हेजुन के डैड फिर भी उससे कह रहे थे कि इतनी छोटे से रेस्टोरेंट से तुम कर ही क्या लोगे, तुम उसे कैसे यूएसए भेज पाओगे। लेकिन वही उसकी ये सारी बातें सुन के ना साना के डैड को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो ना उसे मारने के लिए एक कटोरा लेके दौड़ते हैं और उसके ऊपर ना कुछ खराब सा मार के फेंक रहे थे और कह रहे थे कि दोबारा यहाँ आने की हिम्मत भी मत करना। और यहाँ हेजुन के फादर भी ना डर के वहां से भाग गए थे। लेकिन वही यहाँ कुछ दूर जाने के बाद ना फिर से उसे रास्ते में हेजुन मिल गया था, जो कि फिर जाके ना उसे एक जगह पे ले जाके बात करने लग जाते हैं। यहाँ हेजुन के फादर ना फिर से हेजुन से कह रहे थे कि अगर जुआन के डैड तुम्हें सच में अपने बेटे के जैसा समझते हैं तो तुम्हें ना वो मेरे साथ जाने के लिए कभी मना नहीं करते, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका बेटा किसी अच्छे से जगह पे जाके सक्सेसफुल ना बने, बल्कि वो चाहेंगे कि वो जाके ना एक अच्छे से सक्सेस हासिल करे और काफी ज्यादा अच्छे से एजुकेशन भी करे। लेकिन वो आदमी तो चाहता है कि तुम यहीं पे कंट्री साइड में रहो। पर फिर भी यहाँ पे हेजुन तो उनसे कहने लग गया था कि मुझे आपके साथ फिर भी नहीं जाना, अगर मुझे कुछ करना ही होगा और कहीं जाना ही होगा ना फिर भी मैं यही रहूंगा कंट्री साइड में। ये सब कह के ना वो तो वहां से जाने लगता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे उसके डैड तो उसे ना धमकी देने लग गए थे, कहने लग गए थे कि जुआन के डैड का एक बहुत ही छोटा सा रेस्टोरेंट है और मेरी ना काफी बड़ी पहुंच है, मैं ना कुछ भी कह के उस रेस्टोरेंट को तो अभी के अभी बंद भी करवा सकता हूँ। अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेरे साथ जाना है या फिर यही उनके साथ रुकना है और उसका रेस्टोरेंट बंद करवाना है। लेकिन यही बात सुनकर यहाँ पे हेजुन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो भी ना उससे कह रहा था कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और आपको शायद पता भी नहीं कि मैं भी क्या क्या कर सकता हूँ। ये सब कह के ना वो तो वहाँ से गुस्से में चला गया था। जब कुछ समय बाद यहाँ पे उसे फिर से दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे स्टेडियम में ना अकेला लेटा हुआ कुछ सोच रहा था और उसके दिमाग में ना वही सारी बातें चल रही थी जो कुछ भी ना उसके फादर ने उससे कही थी, इसलिए ना वो तो काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था यहाँ पे और उससे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। लेकिन वही कुछ देर बाद जब जुआन के फादर का ना उसे मैसेज आता है, वो कह रहे थे कि जल्दी से तुम वापस आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए काफी अच्छा सा खाना बनाया है तुम्हारी जीत की खुशी में, इसलिए जल्दी कर आ जाओ। तो यही मैसेज देख के ना वो तो थोड़ा खुश हो गया था और थोड़ा रिलैक्स भी, और साथ ही में अपने आप से कह रहा था कि मैंने उन्हें कह दिया है कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता और अगर वो वापस से मेरे पास आएंगे ना तो मैं ना उन्हें फिर से मना करके वापस से भेज दूंगा। तो फिर वही सीन शो के जब हमें यहाँ पे उसे घर पे दिखाया जाता है जो कि जॉन के डैड के साथ बैठ के यहाँ पे डिनर कर रहा था, लेकिन साथ ही में वो देखता है कि यहाँ पे उसके डैड ना कितने ज्यादा मेहनत करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे जॉन के डैड उससे बातें करते हुए उससे कह रहे थे कि तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम ना इतना ज्यादा अच्छा बास्केटबॉल खेलते हो, अगर तुम किसी बड़ी स्कूल में जाके खेलना चाहते हो किसी बड़ी टीम के साथ तो ये अच्छा होगा ना। और मैंने सुना है कि लोग ना यूरोप में बास्केटबॉल और ऐसे ही काफी अच्छी चीजें सीखने जाते हैं। लेकिन यहाँ हेजुन हैरान होकर उनसे पूछ रहा था कि ये सब आपको कहा किसने। लेकिन यहाँ जॉन के डैड तो कह रहे थे कि बस ऐसे ही मैंने किसी को अपने नेबरहुड से ये बातें करते हुए सुना था। लेकिन यहाँ हेजुन तो कह रहा था कि वो सियोल जितना इतना ज्यादा करीब भी तो नहीं है कि जैसे मैं बस में बैठ के वहाँ आ जा सकता हूँ और अकेले वहाँ पे रह सकता हूँ। ऐसा कहते हुए ना वो तो यहाँ पे बात टाल देता है। फिर वही नेक्स्ट सीन में ना जब ये तीनों बैठ के यहाँ पे रूफटॉप पे बातें कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान ना यहाँ पे साना को किसी का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल असल में उसके मदर की तरफ से था। तो यहाँ हेजुन ये देख के उससे कह रहा था कि ये तो तुम्हारी मदर का कॉल है, क्या तुम रिसीव नहीं करोगे। तो यहाँ साना कह रहा था कि नहीं करूंगा क्योंकि शायद ये सोई हो सकती है और मैंने ना थोड़ी देर पहले उसे काफी ज्यादा डांट दिया था, इसलिए ना वो ये सब कहते हुए अपना कॉल उठा लेता है। लेकिन उसे फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉक लगता है, असल में उसकी मॉम का ना एक्सीडेंट हो गया था। ये बात सुन के ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो गया था और डर भी गया था और दौड़ते हुए ना यहाँ नीचे चला जाता है और यही बात ना वो उसके डैड को और जॉन के डैड को बता देता है। यही बात सुन के ना ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट 14 की एंडिंग होती है।